गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस। हम पॉलिटिकल साइंस में जो चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं बेटा वो है आपका फ्रीडम। एंड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सोर्सेज ऑफ कंस्ट्रेंट। फ्रीडम क्या है, क्यों ज़रूरी है, वो सब हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। Restrictions on the freedom of individuals may come from domination and the external controls। किसी भी इंडिविजुअल की आज़ादी पर जो बंदिशें लगाई जाती हैं वो कहाँ से आती हैं? तो ये बंदिशें होती हैं एक्सटर्नल कंट्रोल या किसी पर्टिकुलर एक ग्रुप का जो डोमिनेटिंग ग्रुप होता है उसकी तरफ से जो रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं ये वहाँ से आती हैं। Such restrictions may be imposed by force or they may be imposed by a government through law which embody the power of the rulers over the people and which may have the backing of force। ये जो रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं इन रेस्ट्रिक्शंस को इम्पोज करने के लिए या तो ताकत का इस्तेमाल किया जाता है या फिर गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट रूलर्स होते हैं जो लोगों पर इस तरह की पाबंदियाँ रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं फोर्सफुली। दिस वॉज अ फॉर्म ऑफ कॉन्स्टेंट रिप्रेजेंटेड बाई कॉलोनियल रूलर्स ओवर दियर सब्जेक्ट। इसके अलावा जो कॉलोनियल रूलर्स होते हैं उनके ज़रिए भी, उनके द्वारा भी इस तरह के रेस्ट्रिक्शंस लोगों के ऊपर लगाई जाती हैं। यानी कि जिस पर्टिकुलर कॉलोनी पर या जिस जगह को वो कॉलोनी रूल के अकॉर्डिंग चला रहे होते हैं वहाँ पर वो रूलर्स क्या करते हैं, वहाँ पर वो रूलर्स की तमाम रेस्ट्रिक्शंस यानी कि इंसान की जो आज़ादी है उस पर तमाम पाबंदियाँ लगाते हैं और उससे उसकी आज़ादी छीन लेते हैं। बाय द सिस्टम ऑफ अपार्थाइड इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में एक सिस्टम जिसको कहा जाता है अपार्थाइड। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या था, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था यानी कि काले गोरे का भेदभाव, नस्ली भेदभाव। सम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बी इनएविटेबल बट इफ़ द गवर्नमेंट इज़ डेमोक्रेटिक वन। तो बहुत सारी गवर्नमेंट ऐसी हैं जहाँ पर इस तरह का मतलब भेदभाव या इंसान से उसकी आज़ादी छीन ली जाती है। बट डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसमें द मेंबर्स ऑफ अ स्टेट कुड रिटेन सम कंट्रोल ओवर देयर रूलर। लेकिन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसमें लोगों का कंट्रोल रहता है रूलर के ऊपर, क्योंकि डेमोक्रेसी क्या है, रूल बाय द पीपल। तो डेमोक्रेसी में जो रूलर होता है, जो हुक्मरान होता है, वो किसके कंट्रोल में रहता है, लोगों के कंट्रोल में। दैट इज़ वाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ कंसिडर्ड टू बी एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ प्रोटेक्टिंग द फ्रीडम ऑफ पीपल। इसीलिए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट है जो लोगों को इक्वलिटी प्रोवाइड कराती है और लोगों की जो भी आज़ादी है उसको प्रोटेक्शन देती है। बाय कंस्ट्रेंट ऑन फ्रीडम कैन आल्सो रिजल्ट फ्रॉम सोशल इनइक्वलिटी ऑफ एनी ऑफ द काइंड इम्प्लिसिट in the caste system or which result from extreme economically inequality in a society। by constraint on freedom पर किसी but constraint of freedom आज़ादी पर किसी तरह की कोई भी पाबंदी अगर होती है तो उसका नतीजा क्या निकलता है, या वो किस वजह से होती है, सोशल इनइक्वलिटी की वजह से। मतलब समाजी तौर पर असमानता है, यानी कि समाजी सोशली लोगों को इक्वल ट्रीट नहीं किया जा रहा। तो एक ग्रुप को क्या है, एक ग्रुप को बहुत ज़्यादा आज़ादी दे रखी है सोसाइटी में, दूसरे ग्रुप को बिल्कुल भी आज़ादी नहीं दी गई है, उसको इक्वली ट्रीट नहीं किया जा रहा है। कास्ट सिस्टम है, कास्ट सिस्टम क्या है, कास्ट सिस्टम है। इसके अलावा इकोनॉमिक इनइक्वलिटी इन सोसाइटी में इकोनॉमिक इनइक्वलिटी है, उसकी वजह से भी लोगों के ऊपर पाबंदियाँ लगाई जाती हैं कि मतलब अगर कोई किसी की इकोनॉमिक बैकग्राउंड ठीक नहीं है, वो इकोनॉमिकली वीक है, तो उस इंसान को मतलब क्या होता है कि उसको मतलब अच्छी तरह से ट्रीट नहीं किया जा रहा है, अच्छी तरह से ट्रीट नहीं किया जा रहा है। अब हम इसको अगर जोड़ें तो कहीं ना कहीं उसकी जो फ्रीडम है वो हर्ट हो रही है। द कोटेशन फ्रॉम द सुभाष चंद्र बोस ऑन फ्रीडम ड्रा अटेंशन टू द नीड फॉर द कंट्री टू वर्क टू रिमूव सच कंस्ट्रेंट। सुभाष चंद्र बोस का एक कोटेशन है फ्रीडम पर और वो कहते हैं ड्रा अटेंशन टू द नीड फॉर द कंट्री टू वर्क। हम यह चाहते हैं कि हमारे तमाम जो लोग हैं
वो देश के लिए काम करें, सबका अटेंशन जो है वो देश की तरफ हो, देश को आगे बढ़ाने की तरफ काम हो, तो ज़रूरी है कि हम इस तरह की रेस्ट्रिक्शंस और पाबंदियों को रिमूव करें। अगर जब तक हम अपनी सोसाइटी से तमाम इस तरह की सोशल इनइक्वालिटी है, कास्ट सिस्टम जिसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, या इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, जब तक हम अपनी सोसाइटी से ये तमाम चीज़ें दूर नहीं करेंगे, तब तक क्या नहीं हो सकता कि मतलब देश के लिए सब लोग एक साथ काम नहीं कर सकते। तो फ्रीडम हम उसी वक्त पॉसिबल है जब हम इन तमाम इनइक्वालिटीज़ को रिमूव कर पाएँ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऑन फ्रीडम। Netaji Subhash Chandra Bose on freedom. If we are to be bring about a revolution of ideas, we have first to hold up before us an ideal which will galvanize our whole life. देखो नेताजी सुभाष चंद्र का फ्रीडम को लेकर क्या उनका नज़रिया जो मैंने अभी आपको बताया कि उनका मानना ये है कि अगर हम चाहते हैं कि फ्रीडम की अगर हम बात करते हैं तो ज़रूरी है कि समाज में जो भी इनइक्वालिटीज़ फैली हैं, चाहे वो सोशल इनइक्वालिटी हैं, चाहे वो कास्ट सिस्टम की वजह से इनइक्वालिटी आ रही हैं, या इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, तो हमें अपनी सोसाइटी से अगर हम फ्रीडम की बात करते हैं तो इन तमाम इनइक्वालिटीज़ को दूर करना है। तब तो हम कह सकते हैं कि हाँ, फ्रीडम हमारे यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है, हाँ फ्रीडम है, फ्रीडम मौजूद है। अगर ये इनइक्वालिटीज़ हैं तो हम फ्रीडम की बात करें तो वो बेमायने हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा, व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टेंट्स। क्या हमें क्यों ज़रूरत है कॉन्स्टेंट्स की, पाबंदियों की। वी कैन नॉट लिव इन अ वर्ल्ड वेयर देयर आर नो कॉन्स्टेंट। देखो हम ऐसी दुनिया में नहीं रह सकते जहाँ पर किसी तरह की कोई पाबंदी ना हो। हम एक सोसाइटी में रहते हैं, सोशल नॉर्म्स होते हैं, सोशल रूल्स होते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, हमें उनको फॉलो करना ही करना है। हम ये कहें भाई हम ऐसी सोसाइटी में रहेंगे जहाँ पर हम किसी तरह के किसी रूल को, किसी लॉ को फॉलो नहीं करेंगे तो वो जंगल राज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जंगल राज। तो सोसाइटी में रहते हैं, कुछ सोशल नॉर्म्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करना ही करना है, बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, हम सोशलाइज्ड हैं। We need some constraints or less society would descend into chaos. Differences may exist between people regarding their ideas and opinions. They may have conflicting ambitions. अब इस चीज़ को लेकर भी बहुत सारे लोगों के अपने अलग अलग आइडियाज़ हैं, अलग अलग ओपिनियंस हैं, तो कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन भी पैदा हो जाती है। लेकिन हम सोसाइटी में रहते हैं और हम एक ऐसी सोसाइटी में सर्वाइव नहीं कर सकते, और हम ऐसी सोसाइटी में नहीं रह सकते जहाँ पर कुछ सोशल नॉर्म्स को फॉलो ना किया जाता हो। They may complete to control scarce sources. There are numerous reasons why disagreement may develop in a society which may express themselves through open conflict. देखो बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं, बहुत सारी ऐसी वजह हैं जिसकी वजह से एक डिसएग्रीमेंट डेवलप होता है सोसाइटी में, विच में एक्सप्रेस दैमसेल्फ थ्रू ओपन कॉन्फ्लिक्ट, और उसको हम एक ओपन कॉन्फ्लिक्ट के ज़रिए हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। वी सी पीपल अराउंड अस रेडी to flight for all kind of reasons ranging from the serious to the trivial range while driving on the road, fighting over parking spaces, quarrels। देखो ये दिखा रहे हैं कि हम सोसाइटी में हमारे आसपास क्या लोग रहते हैं, हम सोसाइटी में रहते हैं तो हमारे अलावा और भी लोग रहते हैं हमारे आसपास। अब देखो हर तरह की चीज़ें हम सोसाइटी में देखेंगे किस तरह से, काइंड्स ऑफ रीज़न रेंजिंग फ्रॉम द सीरियस टू जैसे ट्राइवल रेंज। देखो लोग हैं रोड पर ड्राइविंग कर रहे हैं, कहीं आपस में लोगों को पार्किंग को लेकर कोई झगड़ा हो रहा है, घर प्रॉपर्टी को लेकर झगड़े, मतलब किसी न किसी बात पर कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट है। ऑल दीज एंड मैनी अदर इश्यूज़ कैन लीड टू कॉन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस। बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं सोसाइटी में, जब हम लोग जब रहते हैं तो वहाँ बहुत सारे इश्यूज़ पैदा होते हैं जिसकी वजह से कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट और वायलेंट सिचुएशन भी क्रिएट हो जाती है। परहैप्स इवन लॉस ऑफ लाइफ, कभी कभी ऐसा होता है कि ये वायलेंस और कॉन्फ्लिक्ट इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि इंसान की मौत भी हो जाती है, ज़िंदगी का भी नुकसान हो जाता है, झगड़े इतने बढ़ जाते हैं। देयरफॉर एवरी सोसाइटी नीड्स सम मैकेनिज्म टू कंट्रोल वायलेंस एंड सेटल डिस्प्यूट। अब मैंने आपसे क्या कहा था, यही मैंने कहा था कि हम सोसाइटी में रहते हैं तो हमें ज़रूरत है एक मतलब कुछ सोशल नॉर्म्स होने चाहिए जिसके अकॉर्डिंग सोसाइटी को चलाया जाए, कुछ रूल्स ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, कुछ नॉर्म्स होने चाहिए
तो क्या ज़रूरत है सोसाइटी में? ज़रूरत है कि एक ऐसा पर्टिकुलर ऑर्गेनाइज, एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसके ज़रिए जो भी वायलेटिंग सिचुएशन है उसको कंट्रोल किया जा सके, कहीं कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उसको सेटल किया जा सके। सो लॉन्ग एज वी आर एबल टू रेस्पेक्ट ईच अदर व्यू एंड नो डाउट अटेम्प्ट टू इम्पोज आवर व्यू ऑन अदर्स, वी मे बी एबल टू लिव फ्रीली। और जब तक कि कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा ग्रुप नहीं होगा तो जब इन तमाम चीज़ों को मैनेज करे तो ना ही तो हम एक दूसरे की इज्जत करेंगे और क्या करेंगे, एक दूसरे पर अपनी बातों को थोपने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है जो इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल करे तो हम सोसाइटी में एक दूसरे को रेस्पेक्ट भी करेंगे और एक दूसरे की चीज़ों को हम लगेगा अच्छी चीज़ें तो हम उसको अटेम्प्ट भी करने की कोशिश करेंगे और फ्रीली और आज़ादी के साथ सुकून से हम रह सकते हैं। तो आज़ादी ज़रूरी है, फ्रीडम ज़रूरी है, लेकिन कुछ बंदिशें भी ज़रूरी हैं। आइडियली इन अ फ्री सोसाइटी वी शुड बी एबल टू होल्ड आवर व्यू। एक फ्री सोसाइटी में हमें आज़ादी है कि हम अपने व्यूज़ को रख सकते हैं, अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये भी है कि उससे दूसरे की जो लाइफ है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। डेवलप आवर ओन रूल्स ऑफ लिविंग एंड परसू आवर चॉइसेस। हम अपने खुद के लिविंग के, अपने ज़िंदगी को गुजारने के लिए अपने रूल्स को डेवलप कर सकते हैं, लेकिन वो चीज़ हम किसी और पर ज़बरदस्ती इम्पोज नहीं कर सकते। हम आज़ाद हैं लेकिन हम दूसरे की आज़ादी को नहीं छीन सकते। तो आज़ादी दी गई है लेकिन साथ में ये पाबंदी भी लगा दी गई है कि आप अपनी ज़िंदगी आज़ादी के साथ गुजार सकते हैं, लेकिन आपकी आज़ादी दूसरे इंसान की ज़िंदगी में, उसकी आज़ादी में किसी तरह की रुकावट नहीं बननी चाहिए। जिस तरह हम अपनी आज़ादी की बात कर रहे हैं तो सामने वाले को भी उतना ही आज़ादी का अधिकार है। बट द क्रिएशन ऑफ सच सोसाइटी टू रिक्वायर सम कॉन्स्टेंट। तो किसी भी सोसाइटी में, जैसे मैंने आपसे कहा, आज़ादी बहुत ज़रूरी है लेकिन साथ में कुछ पाबंदियाँ भी होनी चाहिए। एट द वेरी लीस्ट इट रिक्वायर दैट वी बी willing to respect differences of view, opinion and beliefs. However, something we think that a strong commitment to our beliefs requires that we must oppose all those who differ from or reject our view. देखो, हमारे व्यू के साथ ज़रूरी नहीं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, सब लोग एग्री करें, डिफरेंसेस पाए जाते हैं। भाई मैं अलग तरीके से सोचती हूँ, आप अलग तरीके से सोचते हो, मैं अपनी चीज़ें आप पर नहीं थोप सकती, मैं अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जी सकती हूँ, आज़ादी है मुझे, लेकिन मैं अपनी चीज़ें आप पर नहीं थोप सकती। वी सी देयर व्यू और वे ऑफ लिविंग एज अनएक्सेप्टेबल और इवन अनडिज़ायरेबल। तो मान लीजिए किसी और के जो ज़िंदगी गुजारने का तरीका है, उसके जो व्यूज़ हैं वो हमारे लिए अनएक्सेप्टेबल है, हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, अनडिज़ायरेबल है, तो वो उनकी मर्ज़ी है। इस तरह के सर्कमस्टांसेस में हमें क्या ज़रूरत होती है, तो वो हम पर अपनी चीज़ें थोप तो नहीं सकता ना। अगर कोई ज़बरदस्ती करता है तो तब हमें ज़रूरत होती है एक लीगल और पॉलिटिकल रेस्ट्रेंट की, यानी कि एक लीगल, एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो अगर ऐसा हो तो इस तरह की सिचुएशन से डील कर सके। To ensure differences may be discussed and debated without one group coercively imposing its view on the other. तो अगर कभी ऐसा हो तो जो भी ग्रुप दूसरे पर अपनी चीज़ों को इम्पोज कर रहा है तो उन चीज़ों पर, उन थॉट्स पर लीगली और पॉलिटिकली डिबेट और डिस्कशन की जा सके, क्या ये ठीक है या नहीं। तो आप किसी पर थोप नहीं सकते हो कोई भी चीज़। अगर ऐसा करते हो तो पहले उस पर डिबेट होगी, डिस्कशन होगी, देन उसके बाद अगर ये लगता है तो एक इसके लिए पर्टिकुलर एक लीगल ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जो डिस्कस करेगी और डिबेट करेगी, और तब ये लगेगा कि नहीं, ये थोपी नहीं जा रही है, ये चीज़ें जो बनाई गई हैं जो भी है वो ज़रूरी हैं। Worse still, we may be confronted with attempt to bully or harass us so that we confront to their wishes. If so, we may want stronger support from law to ensure that my freedom is protected. और इसके देखो, किसी भी इंसान की आज़ादी को आप नहीं छीन सकते हो, क्योंकि कानून है। कानून इस बात की हमें श्योरिटी दिलाता है, इंश्योरिटी दिलाता है कि भाई हमारी जो आज़ादी है उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा, हमारी आज़ादी की हिफाजत की जाएगी, कोई भी चीज़ हम पर ज़बरदस्ती इम्पोज नहीं की जाएगी। अगर लगता है कि कोई चीज़ इम्पोज की जा रही है ज़बरदस्ती, तो उसको लेकर डिस्कशन होगा, उसको लेकर डिबेट होगा, और उस डिबेट और डिस्कशन को करने के लिए लीगल और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होगी जो उनको डिस्कस करेगी।
द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन however is to identify which constraint on freedom are necessary। अब सवाल ये उठता है भैया कौन कौन सी पाबंदियां हैं जो आज़ादी के लिए ज़रूरी हैं और वो जस्टिसेबल भी हैं, एंड विच, और कुछ कौन कौन सी पाबंदियां जो ज़रूरी नहीं हैं। तो वी सॉर्ट ऑफ अथॉरिटी एक्सटर्नल टू द इंडिविजुअल मे जस्टिफिएबली से दैट कैन बी डन एंड द व्हाट कैन नॉट। फर्दर वी आर, तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी रेस्ट्रिक्शंस है जो ज़रूरी है, कौन सी हैं जो ज़रूरी नहीं है। तो देखो ज़रूरी क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, मुझे बोलने का अधिकार है, संविधान कहता है। लेकिन संविधान मुझसे ये नहीं कहता कि मैं भड़काऊ भाषण दूँ। मुझे अपने थॉट, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने की आज़ादी है, पूरी आज़ादी है। लेकिन मैं अपने थॉट्स को, अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करने में किसी दूसरे का रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट नहीं कर सकती। तो हमें इस तरह की आज़ादी है, लेकिन हम पर यहाँ पाबंदियाँ ज़रूरी भी हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ी मतलब उनकी मेंटालिटी थोड़ी कंजर्वेटिव मेंटालिटी से वो मतलब होती है उनकी। तो वो क्या करते हैं, उन्हें अंदाज़ा भी नहीं होता कि वो जो स्पीच दे रहे हैं, जो जो चीज़ें वो एक्सप्रेस कर रहे हैं, उससे दूसरे लोग हर्ट हो रहे हैं। उन्हें बस अपनी बात कहने से मतलब होती है। तो ऐसे लोगों पर लगाम लगाने के लिए पाबंदियाँ ज़रूरी हैं। लिबरलिज्म, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिबरलिज्म। When we say that someone parents are very liberal, we usually mean that they are very tolerant. As a political ideology, liberalism has been identified with tolerance as a value. जब हम ये कहते हैं कि किसी के पेरेंट्स बहुत लिबरल हैं, लिबरल यानी कि आज़ाद हैं, इसका मतलब क्या है कि दे आर वेरी टॉलरेंट। लिबरल है यानी टॉलरेंट हैं। लेकिन अगर हम पॉलिटिकल आइडियोलॉजी देखें लिबरलिज्म की, तो उसका मतलब क्या है, लिबरलिज्म हैज़ आइडेंटिफाइड विद टॉलरेंस एज अ वैल्यू। लिबरलिज्म को हम अगर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के नज़रिए से देखें तो क्या है, टॉलरेंस एज अ वैल्यू। लिबरल हैव ऑफन डिफेंडेड द राइट ऑफ अ पर्सन टू होल्ड एंड एक्सप्रेस हिज और हर ओपिनियन ऑन बिलीव्स इवन व्हेन दे डिसएग्री विद देम। तो लिबरलिज्म क्या है, लिबरलिज्म जो लिबरल्स होते हैं वो क्या है, डिफेंडेड, वो अपने राइट ऑफ पर्सन के इंसान को अपने ओपिनियन, अपने बिलीव्स, अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करने के लिए उसका अधिकार है, तो वो कर सकता है। इवन व्हेन दे डिसएग्री, अगर मान लीजिए कोई उनसे डिसएग्री नहीं एग्री करता है, तब भी वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। लेकिन वही वाली बात आगे जो मैंने अभी आपको बताई, क्या आप आज़ाद हो, आप लिबरल हो, लेकिन आप दूसरे की आज़ादी नहीं छीन सकते। But that is not all, that there is true liberalism, and liberalism is not the only modern ideology that support tolerance. तो लिबरलिज्म आपको समझ में आ गया हो कि आप आज़ाद हो, लेकिन दूसरे की फ्रीडम, दूसरे की आज़ादी में आप किसी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकते हो। हिस्टोरिकली लिबरलिज्म फेवर्ड फ्री मार्केट एंड मिनिमल रोल ऑफ द स्टेट। अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो पता चलता है लिबरलिज्म किस चीज़ की फेवर में थे, फ्री मार्केट, यानी कि मार्केट फ्री है हर एक के लिए, और स्टेट का उसमें बहुत कम उसका रोल होना चाहिए, यानी कि मार्केट मैटर्स में स्टेट ज़्यादा इंटरफेयर ना करे। प्रेजेंट डे लिबरलिज्म एक्नॉलेज अ रोल ऑफ वेलफेयर। लेकिन अगर हम प्रेजेंट एरा देखें तो लिबरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो किस पे जोर देता है, वेलफेयर ऑफ द स्टेट, यानी कि हमें स्टेट की भलाई का मतलब क्या है, जो लोग रहते हैं के लिए काम करना है। एंड एक्सेप्ट द नीड फॉर मेजर टू रिड्यूस बोथ सोशल एंड इकोनॉमिक, जो मैंने अभी आपको बताया कि हमें स्टेट के वेलफेयर के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना है, और समाज में जो भी सोशली और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ पाई जाती हैं उनको दूर करने के लिए काम करना है। यानी कि अगर हम आज़ादी की बात करते हैं तो सोसाइटी में किसी तरह की सामाजिक या मतलब इकोनॉमिक किसी तरह की इनइक्वालिटीज़ नहीं लाई करनी चाहिए किसी भी बेस पर। हार्म प्रिंसिपल्स, to answer these questions satisfactorily, we have to address the issue of the limits, competence and the consequences of the imposition। देखो इस तरह की जो भी चीज़ें हैं उनका क्या consequences होते हैं, क्या harm principles हैं। We also have to engage with another issue that John Stuart Mill stated so eloquently in this essay on liberty. In this discussion,
देखो जॉन सॉर्ट मिल ने एक अपने ऐसे में जो उनका ऐसे उन्होंने लिबर्टी पर लिखा है उसमें बताते हैं ये हार्म प्रिंसिपल्स के बारे में। क्या हार्म प्रिंसिपल्स हैं? इन द डिस्कशन इन द पॉलिटिकल थ्योरी इट इज़ कॉल्ड द हार्म प्रिंसिपल। अगर हम पॉलिटिकल थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जिस अपने इस ऐसे में उन्होंने जो बातें कही हैं उसके लिए उन्होंने वो बातें क्या कहलाती हैं? हार्म प्रिंसिपल्स। लेट अस कोट इट हिज स्टेटमेंट एंड देन ट्राई टू एक्सप्लेन। जो उनका स्टेटमेंट है हम उसको कोट करते हैं यानी कि उन्हीं के वर्ड्स को। द सोल एंड फॉर विच मैनकाइंड आर वारंटेड इंडिविजुअली और कलेक्टिवली इन इंटरफियरिंग विद द लिबर्टी ऑफ एक्शन ऑफ एनी ऑफ देयर नंबर इज सेल्फ प्रोटेक्शन दैट द ओनली पर्पज फॉर विच power can be rightfully exercised over any member of a civilized community against will is to prevent harm to other. Mill introduces here an important distinction. मिल ने अपने इस ऐसे में एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन को बारे में बताया है। क्या है? ही डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन। वो एक डिस्टिंक्शन उन्होंने क्रिएट किया है सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस के बीच में and those actions that have consequences only for the individual actor nobody else। सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन कौन से होते हैं कि जो मतलब एक इंडिविजुअल एक्टर के मतलब क्या है एक इंडिविजुअल से उनके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उसका असर किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल पड़ता है। एंड दूसरे कौन से हैं? अदर रिगार्डिंग, यानी कि आप जो भी करोगे तो उसका असर दूसरे पर पड़ेगा। यानी समझे ना, सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन जो भी आप करोगे उससे आप पर असर पड़ेगा और अदर रिगार्डिंग जो भी कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होंगे आपके एक्शन के उसका असर दूसरे पर पड़ेगा। ही आर्ग्यू दैट विद रिस्पेक्ट टू एक्शंस और चॉइसेस दैट अफेक्ट ओनली वन सेल्फ रिगार्ड, यानी कि वो एक्शन जिससे किसी खुद की एक इंसान की रेस्पेक्ट वगैरह अगर उससे जुड़ी हुई है तो वो सेल्फ रिगार्डिंग में आ गए। दैट स्टेट फॉर एनी अदर एक्सटर्नल अथॉरिटी हैज़ नो बिजनेस टू इंटरफियर। इसमें क्या होता है, कोई किसी का इंटरफेयर नहीं कर सकता सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन में। लेकिन जब आप अदर रिगार्डिंग एक्शन की बात करते हो तो वहाँ पर आप दूसरे सेल्फ अदर रिगार्डिंग एक्शन का असर जो भी है वो दूसरे पर पड़ता है। After all, if you action cause me harm, then surely I must be saved from such harm by some external authority. In this case, it is that state which can constrain a person from acting in a that way cause harm to someone else. तो देखिए, अब इस कंडीशन में जब आप कुछ भी कर रहे हो उसका असर दूसरे पर पड़ रहा है, दूसरा उससे प्रभावित हो रहा है आपकी चीज़ों से और उसकी ज़िंदगी में थोड़ी उससे परेशानियाँ क्रिएट हो रही हैं, तब ऐसी कंडीशन में कौन है जो आपको सपोर्ट करेगा? तब स्टेट की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो इंसान को उस तरह के एक्शन से बचाए जो जिसमें वो इन्वॉल्व नहीं है लेकिन वो किसी दूसरे की वजह से उसकी फ्रीडम जो है ना वो उसमें रुकावट आ रही है। As a freedom is that the core of human society is a crucial for dignified human life। क्योंकि आज़ादी जो है ना, अगर हम ह्यूमन सोसाइटी की बात करते हैं तो आज़ादी फ्रीडम का जो कॉन्सेप्ट है वो कोर है ह्यूमन सोसाइटी का। और फ्रीडम से ही किसी भी इंसान की जो ज़िंदगी होती है वो डिग्निफाई होती है। भाई मेरे पास आज़ादी है तो मैं एक जो मेरी लाइफ है वो विद फुल ऑफ डिग्निटी है। अगर कोई मुझसे मेरी आज़ादी छीन ले तो मेरे पास क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा भाई। इट शुड ओनली बी कंस्टेंट इन स्पेशल सर्कमस्टांस, द हार्म कॉज्ड मस्ट बी सीरियस। लेकिन जब आपकी फ्रीडम को नुकसान पहुंच रहा है तो ये कॉज कभी कभी बहुत सीरियस भी हो जाता है। फॉर माइनर हार्म मिल रिकमेंडेड ओनली सोशल डिसअप्रूवल एंड नॉट द फोर्स ऑफ लॉ। मिल क्या कहते हैं? मिल ये कहते हैं माइनर हार्म के लिए मिल का ये कहना है ओनली इसके सिर्फ सोशल डिसअप्रूवल नॉट द फोर्स ऑफ लॉ, यानी कि सोशली हम अगर डिसअप्रूव कर दें किसी चीज़ को सोशली उसका थोड़ा मतलब डिसअप्रूवल है, सोशली उस चीज़ को अप्रूव ना किया जाए, मतलब अभी फोर्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप उस चीज़ को सोशली अप्रूव मत करिए। तब भी सामने वाला जो इंसान है जो दूसरे की फ्रीडम को हर्ट कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं उसको लगेगा कि ये मैं गलत कर रहा हूँ। अभी फोर्स का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल द प्लेइंग ऑफ लाउड म्यूजिक इन एन अपार्टमेंट बिल्डिंग शुड ब्रिंग ओनली सोशल डिसअप्रूवल फ्रॉम द अदर रेजिडेंट ऑफ द बिल्डिंग।
जैसे मान लीजिए आप किसी बिल्डिंग में, ध्यान समझिएगा, कोई बहुत तेज़ आवाज़ में म्यूज़िक सुनता है। अभी आप क्या करो, आपको फोर्स या कानून का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करिए, तमाम बिल्डिंग के जो लोग हैं, बाकी अपार्टमेंट की में जो भी दूसरे लोग रहते हैं, आप उस इंसान से क्या करें, उसको सोशली एक तरह से बाइकआउट कर दें। मतलब उसको कोई बात ना करे, उससे कोई भी कुछ भी, सारे सोशल कॉन्टैक्ट उससे तोड़ दीजिए। तो अभी आपको फोर्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, कानून का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा करने से भी वो इंसान चेंज हो सकता है, क्योंकि उसकी वजह से दूसरे इंसानों की फ्रीडम में रुकावट आ रही है, दूसरे लोगों की लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहे हैं। दे शुड नॉट इन्वॉल्व द पुलिस। अभी पुलिस वगैरह की ज़रूरत नहीं है इन्वॉल्व करने की। ऐसा करने से भी वो बेहतर सुधर सकता है, वो इंसान और बेहतर बन सकता है। They should indicate their disapproval of the inconvenience that playing loud music has caused them by perhaps refusing to greet the person to play the music, disregarding the harm it causing other। तो उस इंसान को ये रियलाइज़ होएगा कि मैं जो लाउड म्यूज़िक सुनता हूँ उसकी वजह दूसरे लोगों को नुकसान पहुँच रहा है, उनके लिए ये हार्म है, तो वो अपने आप को सुधार लेगा। द हार्म दैट प्ले लाउड म्यूजिक कॉज इट दैट द प्रिवेंटिंग दोज इन अदर अपार्टमेंट फ्रॉम टॉकिंग। मैंने ये लिखा ना, उससे बात करना है, उन दूसरे लोगों को बात करने में, सोने में, इस तरह की चीज़ों में रुकावट आ रहा है, इसलिए दूसरे लोगों ने उससे सोशली डिसअप्रूव कर दिया, उससे सोशली बातचीत तमाम चीज़ें रुक गई। तो जब उसको ये लगेगा अभी पुलिस की ज़रूरत नहीं है, फोर्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, तो उसको ये लगेगा कि उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, तो अपने आप को चेंज करेगा। माइनर हार्म एंड शुड ओनली प्रोवोक सोशल डिसअप्रूवल। ये एक माइनर हार्म है जिसको हम सोशल डिसअप्रूवल के ज़रिए ख़त्म कर सकते हैं। इट इज़ नॉट अ फिट केस फॉर लीगल पनिशमेंट। इस तरह की सिचुएशन में हमें लीगल पनिशमेंट की ज़रूरत नहीं है। कॉन्स्टेंट एक्शंस बाय द फोर्स ऑफ लॉ शुड ओनली हैपन। हमें कोर्ट या लॉ के ज़रिए या फोर्स, ताकत का इस्तेमाल करने की ज़रूरत कब पड़ती है, जब अदर रिगार्डिंग एक्शन कॉज सीरियस हार्म, जब दूसरों के किसी काम की वजह से, एक्शन की वजह से कोई बड़ा नुकसान होता है किसी इंडिविजुअल को। अदरवाइज सोसाइटी मस्ट बियर द इनकन्वीनियंस द स्पिरिट ऑफ प्रोटेक्टिंग फ्रीडम। अदरवाइज सोसाइटी, जो हमारा समाज है, समाज में हम रहते हैं, वो हमारी सोसाइटी, हमारी फ्रीडम को खुद प्रोटेक्ट करती है, जैसे मैंने अभी आपको इस एग्जाम्पल के ज़रिए बताने की कोशिश की है। ठीक है, तो जो हमारा टॉपिक था हार्म प्रिंसिपल्स, तो हार्म प्रिंसिपल्स आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।